नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला के एनसीईआरटी से जो हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने प्राचीन भारत समाप्त कर लिया है। प्राचीन भारत के 14 वीडियो लगभग आपको मैं दे दिया हूँ। आज से जो शुरू होगा वह मध्यकालीन भारत। जी हाँ, एनसीईआरटी सार संग्रह का मध्यकालीन भारत। यहाँ से हम लोग मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे और भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण से शुरू करेंगे। कौन आक्रमण किया था और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है बच्चों कि एनसीईआरटी सार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहता है, दिखाई देता है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। पहला प्रश्न देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? भारत पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण किए थे वह कहाँ के निवासी थे? पहले आक्रमण जो किए थे उनकी बात की जा रही है। तो वो लोग अरब के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अरब। ध्यान दीजिएगा, अरब के निवासी थे। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो भारत पर जो 711 ईस्वी में सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ था उसका मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व करता कौन था? किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व जो था वह उबैदुल्लाह कर रहा था। कौन कर रहा था? उबैदुल्लाह। ध्यान रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, वर्ष 712 ईस्वी में किसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर, 712 ईस्वी की बात की जा रही है कि किसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप या थट्टा के निकट देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया था? तो 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने थट्टा के निकट, जी हाँ, थट्टा के समीप जो बंदरगाह है देवल, उसको अपने कब्जे में कर लिया था। ध्यान देंगे, बढ़िया सा प्रश्न है। 4 नंबर की ओर चलते हैं। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? सिंध के क्षेत्र में जो आक्रमण कर रहा था कासिम, तो उसकी अंतिम जो विजय थी, अंतिम जो जीत थी मोहम्मद बिन कासिम की, वह किस नगर के खिलाफ थी? तो मुल्तान पर उसने अंतिम विजय प्राप्त की। कहाँ पर? मुल्तान पर उसने अंतिम विजय प्राप्त की। ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक तो मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान देना है। चलिए, प्रश्न संख्या 6, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? जब आक्रमण उन्होंने किया तो कुछ प्रचलन यहाँ शुरू कर दिया, जैसे कि ऊंट पालना और खजूर की खेती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंट पालना यह किसकी देन है भारत में, सिंध क्षेत्र में, तो यह अरबों की देन है। किसकी देन है? अरबों की देन है। ध्यान दीजिए। और खजूर की खेती भी। 7 नंबर प्रश्न, अरबों के पश्चात यानी अरबों के बाद भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? अच्छा, इस क्वेश्चन को रोकते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर यही केवल पढ़ लेने मात्र से और हो जाएगा क्या? तो देखिए, यह सार संग्रह है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, तो केवल यही पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन बाकी पढ़ने के बाद अगर इसको पढ़ेंगे तो फायदा करेगा, है ना, ज़्यादा लाभ करेगा। जैसे आप 50-60 नंबर ला रहे हैं, अगर इसको पढ़ लेंगे तो आप 65-70 लाना शुरू कर देंगे। ये फायदा मिलेगा आपको, तो इसलिए इसको पढ़िएगा। तो तुर्कों का, किसका? तुर्कों का अरबों के आक्रमण कर लेने के पश्चात यानी बाद किसका हुआ आक्रमण? तो तुर्कों का आक्रमण हुआ। ध्यान दीजिएगा। चलिए, 8 नंबर, तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना जो है वह किसके द्वारा? तो अल्पतगीन गजनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल्पतगीन
गजनी के द्वारा तुर्क में इसकी स्थापना की गई। गजनबी वंश या गजनी वंश दोनों वही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 9, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत पर पहला तुर्की आक्रमण कौन किया है? तो सुबकतगीन। कौन? सुबकतगीन गजनी, इसके द्वारा आक्रमण किया गया है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण सुबकतगीन गजनी, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 10, वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? 712 ईस्वी की बात की जा रही है। कह रहा है कि भारत पर 712 ईस्वी में सबसे पहले मुस्लिम सफल आक्रमण। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कुछ लोग आक्रमण किए थे, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं था, है ना। सफल आक्रमण की बात की जा रही है, तो सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 711-12, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11, सुबकतगीन गजनी। जी हाँ, सुबकतगीन गजनी अपने आक्रमण के दौरान, जब उसने आक्रमण किया था सिंध क्षेत्र पर, तो पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदुशाही शासक को पराजित किया था? तो हिंदुशाही शासक जयपाल। किसको? जयपाल को उसने पराजित किया था, ध्यान दीजिएगा। हिंदुशाही शासक जयपाल को उसने पराजित किया था। किसने? सुबकतगीन गजनी ने, ध्यान देना है। 12 नंबर, महमूद गजनी द्वारा या महमूद गजनबी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण। 1025 में गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? बढ़िया प्रश्न है। 1025 में गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है, पूछता है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलें। महमूद गजन, अब आप लोग कहेंगे सर गजनबी और कासिम से निकलिएगा, तो देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण पड़ रहे हैं, तो यहाँ ज्यादातर आपको नाम जो है वह मुस्लिम के ही दिखाई देंगे, तो घबराने की बात नहीं है। जिसका हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में तो चर्चा होगी ही। चलिए प्रश्न संख्या 13, महमूद गजनबी या गजनी ने भारत पर 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किया। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि एक बार सफल हो जाए, 2 बार सफल हो जाए, लेकिन क्या हिम्मत मत हारिएगा। देख लीजिए गजनी को 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 27 वर्ष, कितना? 27 वर्ष लगातार हार नहीं माना, और 27 वर्षों में कितनी दफा? 17 बार आक्रमण किया, और तब जाके यह विजय प्राप्त किया। तो आप लोग भी हार मत मानिएगा, सीखिए। इतिहास से हमेशा कुछ सीखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 17 बार आक्रमण किया। इसका आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों कर रहा था इतना आक्रमण? जैसे आप तैयारी करते हैं तो आपका मकसद होता है ना कि मुझे जॉब लेना ही लेना है। इसका क्या मकसद था? तो इसका मकसद था, मुख्य मकसद था धन संपत्ति को लूटना, न कि अपने साम्राज्य स्थापित करना। यह केवल और केवल लूटना चाह रहा था। सीधा सा मतलब है कि यह लुटेरा की भांति आया था भारत में, ना कि साम्राज्य स्थापित करने। ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी। प्रश्न पूछता है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी मोहम्मद गजनी या गजनबी के साथ भारत आया था। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है। अल बरूनी द्वारा रचित कुछ पुस्तकें। अब चूंकि अल बरूनी आया है तो क्या करने आया है? अब भाई इतिहासकार था तो कुछ ना कुछ तो लिखेगा ही। अब वो लिखा, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, याद तो करना पड़ेगा। क्या लिखा था? देखते हैं क्या क्या लिखा था। किताब उल हिंद, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था किताब उल हिंद। ध्यान दीजिएगा, किताब उल हिंद अल बरूनी। बढ़िया सा प्रश्न बनेगा। उत्तवी के द्वारा क्या लिखा गया था? तो किताब उल यामिनी। कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तवी के द्वारा
किताबुल यामिनी और अल-बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद। ध्यान दीजिएगा। चलिए, फिरदौसी जिसे पूर्व का होमर भी कहते हैं के द्वारा क्या लिखा गया था? तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा। पूछता है शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। मिलान कराने के लिए दे देगा बच्चों, किताबुल हिंद, शाहनामा, मिलान कराइए तो किताबुल हिंद, अल-बरूनी, फिरदौसी, शाहनामा, ऐसे ध्यान रखिए। 17, महमूद गजनी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? महमूद गजनी जब आक्रमण कर लिया तो इसी का गुलाम गौरी था, मोहम्मद गौरी। इसने भारत पर पौने 1200 ईस्वी यानी कि 1175 ईस्वी में भारत पर चढ़ाई की। कहाँ में? मुल्तान पर। कहाँ में? मुल्तान पर गौरी ने पहला आक्रमण किया। 1778 में अनहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण करने के दौरान इसको मुंह की खानी पड़ी, हार भी खाया, हार भी गया। ये किससे हारा? तो भीम द्वितीय से हारा। आपने तब चर्चा किया था भीम प्रथम का। अब भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से पराजित किया, बुरी तरह से पराजित किया मोहम्मद गौरी को। ध्यान दीजिएगा। 1178 वाले युद्ध में, तराइन का युद्ध प्रथम एवं द्वितीय मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया। पहले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हारता है। 1191 तराइन का पहला युद्ध, मोहम्मद गौरी की पराजय। लेकिन मोहम्मद गौरी अगली बार रणनीति के तहत अपना सिलेबस कवर करके, जैसे आप एक बार एग्जाम में फेल हो गए तो अगली बार क्या करते हैं? अपने सिलेबस को खंगाल डालते हैं और अगली बार कमर कस के आते हैं। मोहम्मद गौरी ने वही किया। 1191 में मुंह की खाई भीम द्वितीय से। 1192 में फिर से वो अपडेट होके आया और तराइन का दूसरा युद्ध में उसको हराया। चलिए, मोहम्मद गौरी ने कन्नाज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो द्वितीय युद्ध में तो पृथ्वीराज को पराजित किया 1192 में, और जयचंद को 1194 चंदावर का युद्ध में पराजित किया। दो बार पराजित किया, एक बार पृथ्वीराज को और दूसरी दफा जयचंद को 1194 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 21, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मोहम्मद गौरी के साथ कौन आया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। यहां प्रश्न रिवर्स आपसे पूछेगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, तो यह मोहम्मद गौरी, किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23, बख्तियार खिलजी किसका एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? साथ ही साथ इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय को तो बुरी तरह जला दिया था। यह बख्तियार खिलजी वही था जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था, उसका गुलाम। समझ गए? दास कह लीजिए या गुलाम कह लीजिए। 24 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था? मोहम्मद गौरी जब मरा है तो उनके जो दास थे, उन्हीं का दास ही था, या गुलाम कहिए दास कहिए एक ही चीज है। तो 3 दास थे, उनके द्वारा आक्रमण कर लिया गया। वो तीनों दास कौन थे? यल्दौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। यल्दौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि भारत पर उसका साम्राज्य हुआ था। चलिए 25 नंबर, तराइन का युद्ध प्रथम हुआ
मोहम्मद गौरी की हार 1191 में। दूसरा हुआ 1192 मोहम्मद गौरी की जीत। हारा कौन? पृथ्वीराज। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी पुनः जीतता है, किसको हरा करके? जयचंद को हरा करके। प्रश्न संख्या 26 और आज का आखिरी सवाल, भारतीय जनता के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? भारतीय जनता के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो भारतीय जनता के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग जो है वह अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। ध्यान दीजिएगा। तो 26 प्रश्न थे। प्रश्न भले ही नंबर में 26 थे, लेकिन जानकारी आपको 50 क्वेश्चन के बराबर मिल गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस 15 मिनट की क्लास को। ऐसे ही मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत, फिर अर्थशास्त्र, साइंस, भूगोल, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण, सब मैं धीरे धीरे आपको समाप्त करा दूंगा। और एग्जाम कोई भी हो, सर्वश्रेष्ठ स्कोर में आपका नाम जरूर रहेगा, अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे तब। और नहीं तो सोचेंगे अरे इनको क्या पढ़ाने आता है, तब फिर हवा में रहिए झूलते, कोई मतलब नहीं है। कंटेंट बढ़िया मिलना चाहिए। पढ़ा कौन रहा है इससे मतलब मत रखिए। पढ़ाने वाला IAS IPS नहीं होता है, सबका अलग काम होता है। IAS IPS को भी पढ़ाने वाला IAS IPS नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, अगर आप लोग सोचते हैं कि IAS IPS को पढ़ाने वाला भी IAS IPS होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि IAS IPS को पढ़ाने वाला IAS IPS ही हो। दरोगा का पढ़ाने वाला दरोगा ही हो। सिर्फ मान के चलिए मैं तो जॉब करता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिपाही को पढ़ाने वाला सिपाही होना आवश्यक है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ज्ञान किसी का मोहताज नहीं होता, किसी पद का, किसी के पास रहता है वो। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, ज्ञान होना चाहिए, किसी से भी आपको अर्जित करना हो। ठीक, तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।